हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। तो हम लोग आज करेंगे CRVI का नेक्स्ट क्लास। जी हाँ, CRVI का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन। तो हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा है? अभी हम लोग ने एप्लीकेबिलिटी और ये सब पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। आईबीसी कोड का इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया कि आईबीसी कोड होता क्या है। आईबीसी कोड का इंट्रोडक्शन हम लोग ने क्या पढ़ा था? बैंक्रप्सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनिशियल इटालियन फ्रेज बैंका। बैंका मींस बेंच एंड रोटा, रोटा मींस ब्रोकन। तो क्या होता है? इफ ट्रेडर फेल्स टू मीट हिज ऑब्लिगेशन हिज बेंच वाज ब्रोकन टू सिंबलाइज फेलियर, कि वो फेल हो गया, उसका बेंच को ब्रोक कर दिया जाता है, इसलिए इसको बैंक का रोटा बोला जाता है, बैंक्रप्सी बोला जाता था। इंसॉल्वेंसी दो केस में अराइज होता है, दो रीजन से अराइज होता है। एक होता है फाइनेंशियल फेलियर और एक होता है बिजनेस फेलियर। फाइनेंशियल फेलियर क्या होता है कि आपका रिसीवेबल्स और पेएबल्स में मिसमैच है, रिसीवेबल एंड पेएबल में मिसमैच है, आपका पेएबल्स बहुत ज्यादा हो गया, रिसीवेबल्स बहुत कम है, टाइमली रिसीवेबल्स आ नहीं रहा है, जिसके बिजनेस मॉडल अच्छा है लेकिन आपका रिसीवेबल पेएबल्स में मिसमैच है। या फिर बिजनेस फेलियर है, आपका मॉडल ही खराब है, ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल ही खराब है। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट व्हेन एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी। आपका एसेट बहुत इनसफिशिएंट है, लायबिलिटी को पे आउट नहीं कर पा रहा है। ओके okay, if insolvency is not controlled, it would lead to bankruptcy and liquidation. Bankruptcy in case of individuals and firms, and liquidation in case of corporates. Okay, IBC कोड इंट्रोडक्शन। IBC कोड 2016 का इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड बैंक इशू एक रिपोर्ट इशू किया था 2015 में, कि बोला था कि भैया नॉर्मली 4.3 इयर्स में इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व होता है इंडिया में, जबकि एक साल में यूके में रिजॉल्व हो जाता है, 1.5 साल में यूएसए में रिजॉल्व हो जाता है। तो इंडिया में बहुत टाइम लगता है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए, इसलिए कोड का दरकार है। तो इसीलिए बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी BLRC ने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो कमेटी है, उसने क्या किया था आईबीसी कोड को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। आईबीसी कोड को क्या किया था? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ड्राफ्ट किया था। ओके, आईबीसी लॉ वाज इट वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन 5th of May 2016 and Rajya Sabha on 11th of May and received President assent on 28th of May. It was a major step in ease of doing business. Okay. IBC code is applicable to whole of India. Section 1 बोलता है कि IBC code applicable है whole of India में, whole of India में applicable है। Okay. Okay. तो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर में बना है, या फिर एनी कंपनीज अंडर एनी स्पेशल एक्ट, ओके, एनी LLP अंडर द LLP एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच सीजी में नोटिफाई, पर्सनल गारंटर टू अ कॉर्पोरेट डेटर का अगर किसी ने पर्सनल गारंटी दिया है तो वो भी लायबल होगा। पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एनी अदर इंडिविजुअल्स नॉट कवर्ड अबव। कोई भी अगर इंडिविजुअल है जो ऊपर में कवर्ड नहीं है, सब कवर्ड है, ठीक है। आईबीसी कोड डज नॉट अप्लाई टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनलेस सीजी नोटिफाइज। सीजी जब तक नोटिफाई नहीं करेगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर में आईबीसी अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या आईबीसी का? इट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट्स, फर्म्स, LLP एटसेट्रा। ओके, इट टू इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टू बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, टू स्टैब्लिश अ रेगुलेटर्स, IBBI को स्टैब्लिश करता है आईबीसी कोड। ओके, टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर रिलेटेड मैटर्स, ओके, अदर रिलेटेड मैटर्स। ओके, ये सारा एक्ट को रिपील किया गया था। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ओके, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अमेंड कर दिया गया था। कंपनीज एक्ट को अमेंड कर दिया गया था। LLP एक्ट को अमेंड कर दिया था। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको भी आपका अमेंड कर दिया था। IT एक्ट, फाइनेंस एक्ट, कस्टम्स एक्ट को अमेंड कर दिया गया था। वहां पे से सारा IBC रिलेटेड लॉज को, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉ को एक जगह लेके आ गया था IBC में। ओके, पिलर्स हम लोग ने पढ़ा था ना कि रेगुलेटरी बॉडी होता है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। रेगुलेटरी बॉडी कौन है? IBBI रेगुलेटरी बॉडी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया किस किस को देखता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को देखता है एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को देखता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या करता है? IPs लोग को लाइसेंस देता है और IPEs को लाइसेंस देता है, ओके। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? NCLT और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है। तो NCLT क्या है? NCLT क्या है? फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट्स का मैटर कहाँ जाता है? NCLT में। और अदर्स का, जैसे इंडिविजुअल और फर्म का, DRT के पास जाता है। अगर NCLT का कोई ऑर्डर उससे आप अग्रीव हैं तो NCLAT के पास जाएंगे। DRT का कोई ऑर्डर उससे अग्रीव है तो DRAT के पास जाएंगे, और उनको ऑर्डर से अग्रीव है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू IPA, IPs एंड IPs, ठीक है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग, बॉडी कॉर्पोरेट का जितना भी फंक्शन है वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके पास कॉम्पोजिशन कौन है? एक चेयरमैन है, 3 मेंबर्स है, और 3 मेंबर्स कहाँ कहाँ से है? आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, और एक नॉमिनेटेड बाय RBI, एंड 5 मेंबर्स आउट ऑफ विच 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। ओके, पावर एंड फंक्शन भी हम लोग ने कर लिया था। IBBI का क्या है? ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या करता है?
ये लोग क्या करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इट इज इट्स फंक्शन इज टू एनरोल एंड रेगुलेट। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज लोग का क्या है, ये लोग क्या करता है, ये लोग रेगुलेट करता है आईपीज एंड आईपीज को। तीन तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है। कौन कौन सा तीन तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, आईसीआई का, आईसीएसआई का और आईसीएमएआई का। ओके, ये लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आईपीज और आईपीज को रेगुलेट करना, ठीक है, उन लोग को एनरोल करना, प्रमोट करना गुड एथिकल कंडक्ट, प्रमोट करना ग्रोथ, आईपीज का ग्रोथ करना, प्रमोट, और उसके बाद प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज क्या होता है, ये लोग क्या करता है, ये लोग का काम क्या है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट करना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट करना, लिक्विडेटर एक्ट करना अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करता है, ये लोग रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड एक ही इंसॉल्वेंसी, एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। ये लोग का इंफॉर्मेशन, ये लोग का फंक्शन क्या है, टू कलेक्ट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डेटर्स। ओके, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस टू एनी पर्सन नीडिंग देम, टू कंप्लाई विथ रेगुलेशन ऑफ आईबीबीआई एंड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर आईयूज। फिर हम लोग ने लीगल स्ट्रक्चर किया था, लीगल फ्रेमवर्क किया था आईबीसी का। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है, पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन है, पार्ट 3 क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ इंडिविजुअल और फर्म, पार्ट 4 क्या है, रेगुलेशन ऑफ आईपीएस, आईपीज एंड आईयूज के बारे में, और पार्ट 5 क्या है, मिसलेनियस। तो ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है आपका आईबीसी कोड, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन का कैसे लिक्विडेशन होगा, फिर लिक्विडेशन ऑफ इंडिविजुअल और फर्म का कैसे होगा, वो पार्ट 3 में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 4 में रेगुलेशन ऑफ आईपीएस, आईपीज एंड आईयूज, और पार्ट 5 में मिसलेनियस। ओके, फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन क्या है आईपीस का, ओके, टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर आईबीसी विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म, टू टेक रीजनेबल केयर एंड ड्यू डिलीजेंस, ओके, टू कंप्लाई विद बाईलॉज ऑफ आईपीएस, जो आईसीआई बाईलॉज बनाएगा उसी का मेंबर्स लोग उसी को तो फॉलो करेगा ना, आईपीएस लोग जिन लोग को लाइसेंस दे रहा है वो, ठीक है। टू सबमिट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो वो लोग प्रोसेस फॉलो किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा, दैट इज एनसीएलटी और डीआरटी को बताएगा। टू अलाउज आईपीएस टू इंस्पेक्ट देयर रिकॉर्ड, तो अगर आईपी हूं मैं, मेरे को लाइसेंस अगर आईसीआई दिया है तो आईसीआई मेरा रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, ठीक है, टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके, अब हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। ये पूरा अभी रिवीजन चल रहा था, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, इसका रिवीजन चल रहा था, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्लास नहीं है, रिवीजन है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा था। ओके, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर हम लोग को स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट का, दैट इज पार्ट 2, अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, तो कॉर्पोरेट का अगर हम लोग को अगर सीआईआरपी स्टार्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का। अगर आपका 1 करोड़ रुपया ड्यू है तो आप फाइल कर सकते हैं, एनसीएलटी को अपील फाइल कर सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी। कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है भैया, एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, 3 लोग फाइल कर सकता है। एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, और एक है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है भैया, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है पूरा, हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका समरी नोट्स बनाएंगे, और वो समरी नोट्स ही आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, कौन फाइल कर सकता है भैया, एक या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, या खुद कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ओके, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है भैया, जिससे हम लोग ने लोन, जिससे हम लोग ने क्या किया, फाइनेंस लिया है, जिससे हम लोग ने क्या किया, फाइनेंस लिया है। अगर मेरा पैसा ड्यू है लोन का, मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कर सकता है, जा सकता है एनसीएलटी के पास। किसके पास जा सकता है, एनसीएलटी के पास जा सकता है अपना केस लेके, और एनसीएलटी स्टार्ट कर देगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है भैया, अगर मैंने किसी से रॉ मटेरियल लिया है और रॉ मटेरियल का पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये हो जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर। जो मेरा ऑपरेशन है उसके लिए मैंने अगर कोई पैसा लिया है, उधार में कोई माल लिया है, और उस माल का अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो वो मेरा ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाएगा। और मैं अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो वो भी इनिशिएट कर सकता है सीआईआरपी, ठीक है, वो भी इनिशिएट करवा सकता है सीआईआरपी। उसको पहले मेरे को डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। अगर डिमांड नोटिस का मैंने जवाब नहीं दिया 10 दिन में, तो फिर वो कहां चला जाएगा, मैटर सीआईआरपी के पास चला जाएगा, ठीक
ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को कोई डिमांड नोटिस देने का दरकार नहीं है। ऑपरेशनल क्रेडिटर में और कौन कौन आ जाता है सर? सैलरी, वेजेस, मेरा अगर एम्प्लॉय का ड्यू है, गवर्नमेंट का ड्यूज है, गवर्नमेंट का कोई ड्यूज है, वो सब अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सब कहाँ जाएगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर। सर गवर्नमेंट का ड्यूज कैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया? गवर्नमेंट का ड्यूज इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया क्योंकि गवर्नमेंट का ड्यूज अगर मैं टैक्स नहीं पे कर पा रहा हूँ, टैक्स कब आता है भैया? ऑपरेशंस करते हैं, प्रॉफिट आता है तभी तो टैक्स आता है, तो ऑपरेशन से इन्वॉल्व है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऑपरेशनल क्रेडिटर का हिस्सा माना जाता है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हो गया सर? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब खुद कॉर्पोरेट डेटर वॉलंटरली अगर जाएगा कि भैया मेरे को दिवालिया घोषित कर दो, तो उसमें भी CIRP स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आप एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। ओके, मजा आएगा एकदम जबरदस्त वाला। ओके, देखो, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, भैया कोई भी चीज छोड़े नहीं है, सब चीज में आएंगे। देखो ऐसे फ्लो के संग चलेंगे, ठीक है, पहले फ्लो के संग चलेंगे, कोई भी पार्ट आप लोग का मिस नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ CIRP, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। हम लोग ने बोला ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद। कॉर्पोरेट डेटर खुद, भैया कॉर्पोरेट डेटर खुद जा सकता है। ठीक है, ओके। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है भैया? CIRP के लिए ऑब्वियसली नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर कॉर्पोरेट का हो रहा है इंसॉल्वेंसी, तो हम लोग के लिए कौन हो गया? CIRP। हम लोग के लिए CIRP कौन हो गया? NCLT। हम लोग के लिए CIRP कौन हो गया? NCLT हम लोग के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम लोग के लिए NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर कॉर्पोरेट पर्सन का लिक्विडेशन हो रहा है, तो हम लोग के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT। अगर ऑब्वियसली इंडिविजुअल और फर्म के लिए हो रहा है, तो उन लोग के लिए DRT है। ओके, ओके। तो बोल रहा है कि प्रोवाइड दैट वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो डिफॉल्ट क्या है सर? डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट, गोइंग बाय द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 4 along with section C, CIRP कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर ओनली इफ कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट ऑफ 1 करोड़ और मोर। बोला ना, मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़ का। कितना करोड़ का होना चाहिए? 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। कितना करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए? 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर कौन हो गया? ऐसा आदमी जो किसी को भी पैसा ओन कर रहा है। मेरा कंपनी को अगर पैसा देना बाकी है, तो मैं कॉर्पोरेट डेटर हो जाऊंगा उन लोग का। मेरा एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेट पर्सन है, कंपनी है, और कंपनी का पैसा ड्यू है, किसी को भी, तो वो एक कॉर्पोरेट डेटर हो गया। कॉर्पोरेट डेटर हो गया अंडर आईबीसी कोड। ओके, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द फॉलोइंग पीपल्स आर एंटाइटल्ड टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन कौन इनिशिएट कर सकता है? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक कॉर्पोरेट डेटर खुद। तो ऑपरेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइनेंशियल डेट भी क्या होता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। ओके, ओके।
ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है? मींस एनी पर्सन whom an operational debt is owned and include any person whom such debt has been legally assigned or transferred. तो भैया मैं एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं, मैंने अपना पैसा अपना जो पैसा लेना है मेरे को किसी से, वो ट्रांसफर कर दिया मैंने किसी को, अपना लीगल हेयर को। मैं मर गया, मेरा पैसा कौन लेगा? अब लीगल हेयर लेगा ना। तो लीगल हेयर भी पैसा डिमांड कर सकता है, लीगल हेयर भी पैसा डिमांड कर सकता है, एक सीआईआरबी प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। मैंने कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मैं मर गया, अब मेरा बच्चा जो मेरा लीगल हेयर है वो कंपनी से पैसा डिमांड करेगा ना। तो अगर मैंने डेट उसको असाइन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया तो वो भी लीगली डिमांड कर सकता है, वो भी लीगली डिमांड कर सकता है। कॉर्पोरेट डेटर खुद अपना इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस सीआईआरपी का। ओके ओके कब इनिशिएट होता है प्रोसेस? जब आप एप्लीकेशन करते हो किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, सीआईआरपी के लिए, या फिर प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फास्ट है, एक तरीके का फास्ट प्रोसेस है, उसमें टाइम कम लगता है। ओके तो इनिशिएट कब होता है? इनिशिएट कब होता है सीआईआरपी? जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी। कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी। तो जब आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करते हो क्या चीज का? सीआईआरपी का। सीआईआरपी का, तब वो इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस। क्या होता है? इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे अपना कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करता है। ओके तो देखो अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर को अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है 1 करोड़ से ज़्यादा का, अगर मैंने लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से और मैं लोन का पैसा वापस नहीं चुका पा रहा हूं, अगर मैं लोन का पैसा चुका नहीं पा रहा हूं, मैं फाइनेंशियल डेट पे नहीं कर पा रहा हूं, क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए? फाइनेंशियल डेट। क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए? फाइनेंशियल डेट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ इनिशिएट करने के लिए सीआईआरपी। ओके और वो एप्लीकेशन जो है एनसीएलटी क्या कर सकता है? या तो एक्सेप्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा। तो भैया अगर मेरा फाइनेंशियल डेट 1 करोड़ से ज्यादा ड्यू है तो मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसको फाइनेंशियल डेट ड्यू है वो क्या कर सकता है? एक सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब वो एप्लीकेशन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। ओके ओके एक फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। मान लो मेरा पैसा 2 आदमी को ड्यू है, पीएनबी से भी ड्यू है और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक से भी ड्यू है। तो दोनों जन मिल के भी फाइल कर सकता है, या तो इंडिविजुअली भी फाइल कर सकता है, या दोनों जन मिल के अपना ग्रुप बना के भी फाइल कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई और आदमी ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में भी कोई और आदमी भी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भैया लॉयर लोग मिलकर भी फाइल कर सकता है, तो लॉयर लोग मिलकर भी सीए फाइल कर सकता है, सीए को भी फाइल करने दिया सकता है, तो सीए लोग भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो सीए लोग भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी। तो भैया कौन फाइल कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद, या फिर सिंगली, या फिर जॉइंटली, या फिर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल कर सकता है सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ओके ओके अब देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम सच डेट हैज बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर्ड टू। सपोज मान लो रिलायंस ने लोन लिया है पीएनबी से। ठीक है, पीएनबी से लोन लिया है, तो पीएनबी से जो लोन लिया है तो पीएनबी क्या हो गया? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर। और लोन क्या हो गया? फाइनेंशियल डेट। ठीक है, फाइनेंशियल डेट मतलब ऐसा पैसा जो आप बोरो करते हो अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बदले में आप इंटरेस्ट देते हो, जिसके बदले में क्या करते हो? आप इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, अब वो पीएनबी से मान लो अगर लोन मैं खरीद लेता हूं तो मैं हो गया ना उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर, फिर पीएनबी नहीं हुआ। तो आपने अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी इंक्लूड होता है, अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी इंक्लूड होता है। तो फाइनेंशियल डेट मतलब क्या होता है भैया? फाइनेंशियल डेट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल डेट मींस अ डेट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और डेट दोनों को मिला के कंबाइन करके अमाउंट देखा जाएगा 1 करोड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके ओके और उसको इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पैसा बोरो किया है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आप जिसका टाइमली देते हो, इंटरेस्ट जिसका देते हो, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल डेट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ओके
ओके, एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, अगर कोई बैंक से अगर आपने क्रेडिट फैसिलिटी लिया, सीसी ओडी ये सब टाइप का लिया, तो वो भी आपका इंक्लूड होता है, वो भी आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर आपने कोई बॉन्ड्स दिया है, डिबेंचर्स दिया है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, वो भी हो जाएगा। अगर हायर परचेज एग्रीमेंट में हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है, लीज पे कोई चीज लिया है, लीज अगर लिया है, कोई चीज लीज पे उठाया है, तो वो भी इंक्लूड होता है, वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। रिसीवेबल, अगर आपने कोई बिल डिस्काउंट किया है या फिर अपना कोई रिसीवेबल, कोई आपका पैसा ले बाकी था लेना, वो आपने बैंक को बेच दिया, वो आपने डिस्काउंट करा लिया अगर बैंक से, ठीक है, कोई रिसीवेबल्स को आपने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके, अगर देखो कोई अमाउंट आपने रेज किया, एनी अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी डीम्ड टू अमाउंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ अ बोरोइंग, ठीक है। बोल रहा है कि अगर मान लो मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, मैंने क्या किया, लोन, मैंने क्या किया, अलॉटीज लोग से बोला कि यार तुमको मैं बाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी दे दूंगा, अभी मैं आपका ऐसा डिपॉजिट ले रहा हूँ पैसा, जब कमर्शियल प्लॉट मेरा आएगा तो उसके बाद मैं तुमको कमर्शियल प्लॉट दे दूंगा, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने अलॉटीज से अगर कोई पैसा लिया है, जिसको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो लोग बाई कर रहे हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेकिन अभी तक रियल एस्टेट बना नहीं है, आपने ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, आपने क्या कर लिया, सिक्योरिटीज डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, तो उसको माना जाएगा क्या कि आपने लोन लिया, उसको माना जाएगा क्या आपने लोन लिया है, ठीक है। ओके, कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, क्या है, कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एंटर किया आपने, एंटर इनटू कनेक्शन विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बेनिफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन एनी रेट, ठीक है, कोई आपने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लोन ले लिया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लोन ले लिया, कोई आपका इंडियन रुपी का लोन चाहिए रहा था लेकिन उसको आपने हेजिंग करने के लिए फॉरेन करेंसी लोन ले लिया, फिर फॉरेन करेंसी लोन लिया था, उसको हेजिंग करने के लिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया, तो वो सारा चीज भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर कोई गारंटीज आपने दिया है, कोई गारंटी इंडेमनिटी बॉन्ड है, लेटर ऑफ क्रेडिट है बैंक से, तो वो सब भी इंक्लूड होता है, ठीक है। एनी अदर गारंटी और इंडेमनिटी बॉन्ड विच आर नॉट कवर्ड अंडर अबव क्लॉज, ठीक है, विच आर नॉट कवर्ड अंडर अबव क्लॉज, तो जितना भी तरीके का लोन है, जितना भी तरीके का लोन है, सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। आपने कोई पैसा लिया इंटरेस्ट से, आपने कोई पैसा लिया इंटरेस्ट में, कोई क्रेडिट फैसिलिटी लिया है बैंक से, कोई हायर परचेज एग्रीमेंट है, लीज है, कोई आपने अलॉटीज से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई अलॉटीज से पैसा लिया है, तो वो भी इंक्लूडेड है, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई गारंटीज है, सारा चीज आपका इंक्लूड होता है, सारा चीज आपका इंक्लूड होता है, सबको आपको फाइनेंशियल डेट माना जाता है, सबको क्या माना जाता है, फाइनेंशियल डेट माना जाता है, ठीक है। प्रोवाइड एट एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर आपको सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट करना है, अगर आपको सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट करना है, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड जॉइंटली बाय नॉट लेस देन 100 ऑफ सच क्रेडिटर इन द सेम क्लास or not less than 10% of the total number of creditor in the same class, whichever is less if the financial creditor belong to A and B of subsection 21, okay, A and B of subsection 21। देखो क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि अगर इस दो क्लॉज में अगर आदमी लोग है ना, अगर इस दो क्लॉज में आदमी है, ठीक है, बोल रहा है अगर ये लोग को जॉइंटली अगर आपका सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्या जॉइंटली अगर ये लोग को सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा मिनिमम मिनिमम 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर एक संग मिलके फाइल करना पड़ेगा, और 10% ऑफ टोटल नंबर, 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर, 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर को मिलके एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 100 क्रेडिटर होना चाहिए, या फिर टोटल का 10% होना चाहिए, टोटल का 10% होना चाहिए ऑफ सेम क्लास, मतलब उसी क्लास का, मतलब मान लो ये सब आदमी लोग लोन लिया है, सब आदमी लोग लोन दिया, जैसे पीएनबी लोन दे रहा है, वैसे आईसीआईसीआई लोन दे रहा है, वैसे सब लोग लोन दे रहा है, तो ये लोग सबको सेम क्लास बोला जाएगा। तो इस क्लास का मान लो 10 आदमी लोग है, 10 आदमी लोग का 10% आदमी लोग को क्या करना पड़ेगा, एक संग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ज्वाइंटली नहीं तो फिर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते आप। ज्वाइंटली अगर फाइल करना है अगर एप्लीकेशन, ठीक है, शैल बी फाइल्ड ज्वाइंटली बाय नॉट लेस देन 100 ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द सेम क्लास, और not less than 10% of the total number of financial creditor of same class, okay, where the financial debt is in the form of securities or deposit and the term of financial debt provides the appointment of trustee as an agent। जैसे मान लो कंपनी ने क्या किया, कोई डिबेंचर्स इशू किया, जैसे मान लो आरएचएफएल, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कोई बॉन्ड निकाला, डिबेंचर्स निकाला, और मैंने वो डिबेंचर्स अगर परचेज कर रखा है, तो मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया ना। तो बोला अगर फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज मतलब डेटर्स है, डिबेंचर्स है, तो अगर मैंने डिबेंचर्स परचेज किया, तो जितना भी डिबेंचर होल्डर है, कम से कम 100 डिबेंचर होल्डर को एक संग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, मतलब अगर मान लो कंपनी का 1000 डिबेंचर होल्डर्स है, 1000 डिबेंचर्स होल्डर है, तो मिनिमम 100 आदमी को फाइल करना पड़ेगा, और 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000 को एक संग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ओके ओके।
ओके, समझ में आया? अगर कंपनी ने फाइनेंशियल डेट दे रखा है इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब अगर क्या डिबेंचर्स है, कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू कर रखा है, अगर कंपनी से डिबेंचर्स इशू कर रखा है और उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी अगर अपॉइंट कर रखा है, तो ये इसमें क्लासीफाई हो जाता है। तो अगर ऐसा अगर क्रेडिटर लोग है और कंपनी उन लोग का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा क्रेडिटर लोग सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, जॉइंटली स्टार्ट कर सकता है। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 100 एप्लीकेंट होना चाहिए, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेट क्लास, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेट क्लास। ओके, where a financial debt is owned to a class of creditor exceeding the number as may be specified but does not fall in clause A। बोल रहा है कि भैया यहां पे तो बोला है ना, यहाँ पे बोला है ना कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर होना चाहिए, या फिर आपका 100 ऑफ सच क्रेडिटर, बोला 100 होना चाहिए या फिर 10% होना चाहिए। तो बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कर रहा है कि 10 से ज्यादा है, कितना है, 10 से ज्यादा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल डेटर लोग जो है, फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग है, 10 से ज्यादा है। ओके, वे द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड दैट अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम एग्रीमेंट और सिंडिकेट फैसिलिटी डू नॉट प्रोवाइड फॉर अ सिंगल ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर। ओके, ओके, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, वेयर अ फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड टू अ क्लास ऑफ क्रेडिटर एक्सीडिंग द नंबर एज मे बी स्पेसिफाइड। बोल रहा है कि अगर मेरा अगर फाइनेंशियल डेट ऐसा क्रेडिटर्स लोग को होल्ड है, ऐसा क्रेडिटर्स लोग को दिया हुआ है जिसका टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स है ना 10 से क्या कर रहा है, 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो इन लोग को भी क्या करना पड़ेगा, इन लोग को भी मिनिमम 100 लोग को करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो देखो कौन कौन फाइल कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन कौन फाइल कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन कौन फाइल कर सकता है भैया, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिसको फाइनेंशियल डेट ड्यू है, जिसको फाइनेंशियल डेट ड्यू है वो आइदर खुद फाइल कर सकता है या फिर जॉइंटली फाइल कर सकता है, आइदर खुद फाइल कर सकता है या फिर जॉइंटली फाइल कर सकता है, आइदर खुद फाइल कर सकता है या फिर जॉइंटली फाइल कर सकता है, या फिर किसी से किसी दूसरा आदमी से भी फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, कोई दूसरा भी फाइल कर सकता है एज मे बी नोटिफाइड, एज मे बी नोटिफाइड। लेकिन कुछ कुछ केस में है ना मिनिमम 100 आदमी को फाइल करना पड़ता है, या फिर 10% ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। अगर कोई सिक्योरिटीज है, अगर क्या है कोई सिक्योरिटीज है, कोई सिक्योरिटी जिसके लिए तुमने एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर रखा है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर रखा है, या फिर कोई ऐसा क्रेडिटर लोग का क्लास है जिसका नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 10 से ज्यादा है, जिसका नंबर ऑफ क्रेडिटर क्या है 10 से ज्यादा है, उस दो केस में क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 100 आदमी को फाइल करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भी आपने पैसा उठाया है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भी आपने अलॉटीज लोग से पैसा उठाया है कि हम लोग बाद में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट देंगे, उस केस में भी मिनिमम 100 नंबर ऑफ अलॉटीज को फाइल करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज, 100 अलॉटीज या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ओके, तो देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर में क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर एक ऐसा आदमी होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर एक ऐसा आदमी होता है जिसको फाइनेंशियल डेट ड्यू है। फाइनेंशियल डेट मतलब क्या होता है भैया, लोन। क्या होता है, लोन, जिसपे आपने इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसमें अपने इंटरेस्ट दे, तो उसमें लोन भी आ जाएगा, गारंटीज भी आ जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटीज भी आ जाएगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने पैसा उठाया है, रियल एस्टेट अलॉटीज लोग को पैसा प्रोजेक्ट देने के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अलॉट करने के लिए, तो वो लोग भी उसमें आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो गया, एनसीएलटी। एनसीएलटी या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है तुम्हारा, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में 100 अलॉटीज लोग को एक संग फाइल, 100 आदमी लोग को एक संग फाइल करना पड़ता है, या फिर 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास विच एवर इज लेस। क्या क्या केस है, अगर अगर फाइनेंशियल डेट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज है, अगर आपने कोई डिबेंचर्स इशू कर रखा है, वो एक सिक्योरिटीज है ना, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स जिसको सिक्योरिटीज बोला जाता है एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अगर आपने कोई डिबेंचर्स इशू किया है या फिर बॉन्ड इशू किया, उस केस में 100 आपका उस दैट क्लास पर्टिकुलर क्लास को, या फिर 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास विच एवर इज लोअर को अप्लाई करना पड़ेगा, एक संग जॉइंटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका भैया अगर कोई पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ क्रेडिटर्स अगर 10 से ज्यादा है, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स अगर 10 से ज्यादा है, 10 नंबर ऑफ क्रेडिटर्स से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर क्लास में अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ फाइनेंशियल डेट में अगर 10 नंबर से ज्यादा है, तो उस केस में भी 100 या फिर 10% विच एवर इज लेस को एक संग फाइल करना पड़ेगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी सेम है, अगर नंबर ऑफ अलॉटीज का टोटल 100 अलॉटीज को एक संग फाइल करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर 10% ऑफ रियल एस्टेट टोटल अलॉटीज को फाइल करना पड़ेगा एक संग, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में भी। ओके, ओके, ओके,
तो देखो ये लोग जब अप्लाई करेगा ना फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर इटसेल्फ और जॉइंटली अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, किस क्या करेगा, प्रिस्क्राइब फीस के संग फाइल करेगा एप्लीकेशन, क्या करेगा, प्रिस्क्राइब फीस के संग फाइल करेगा इन फॉर्म 1, इन फॉर्म 1 वो लोग फाइल करेगा अकम्पनीड विद डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड देयर इन। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी वो लोग को देना पड़ेगा, फीस भी देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड मतलब प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भैया पैसा ड्यू है, कुछ उसके संग अग्रीमेंट हुआ होगा, अरेंजमेंट होगा। अगर डेटर्स लोग है फाइनेंस, अगर तुम डिबेंचर्स होल्ड कर रहे हो तो डिबेंचर सर्टिफिकेट तुमको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म 1 में फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 1 में। और फिर भैया फीस भी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फीस भी देना पड़ेगा। ओके ओके अगर तुमने असाइन कर रखा है किसी को, और असाइनी और ट्रांसफरी अगर तुम्हारा अगर अप्लाई कर रहा है असाइनी और ट्रांसफरी, तो उसको कॉपी ऑफ असाइनमेंट या फिर ट्रांसफर अग्रीमेंट भी देना पड़ेगा, अगर जो तुमने जिस डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर किया है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जो तुमने एप्लीकेशन फाइल किया है ना एनसीएलटी को, जो एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी को, उसका एक कॉपी भी तुमको सर्व करना पड़ेगा कॉर्पोरेट डेटर को, क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डेटर को, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड, या फिर स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड। ओके अगर मान लो 10-15 आदमी लोग एक संग मिलके फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, तो एक आदमी को वो लोग नॉमिनेट करेगा कि ये भैया, अगर मान लो पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सब लोग का पैसा ड्यू है कोई कंपनी में, ठीक है, तो वो लोग अपने आपस में एक आदमी को सिलेक्ट करेगा कि जो आदमी वो लोग के बिहाफ में कंपनी से बात करेगा, एनसीएलटी से बात करेगा, तो एक आदमी को वो लोग नॉमिनेट करेगा। ओके फीस कितना है, 25,000 रुपया, 25,000 रुपये का फीस देना पड़ता है अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ता है, द कोर्ट्स हैव प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल creditor along with the application shall furnish the following documents: records of the default recorded in information utility, जो information utility में जो तुम्हारा default recorded है ना, उसका एक कॉपी तुमको देना पड़ेगा, उसका कॉपी बोला था ना। information utility क्या रखता है, कॉर्पोरेट डेटा से रिलेटेड सारा डेटा रख के रखता है ना, सारा डेटा information utility। तो तुमने information utility में वो जो तुम्हारा डिफॉल्ट है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो एज एन एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से तुमको बताना पड़ेगा कि यार देखो ये डिफॉल्ट हम लोग ने इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी रिकॉर्डेड है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास ये इन्फॉर्मेशन है। ओके नेम द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। अब एक आदमी को तुम लोग को नॉमिनेट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने में से एक आदमी को नॉमिनेट करेगा कि वो उन लोग का आईआरपी एक्ट करेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो क्या रहेगा, तुम लोग का इंटरिम प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा, और उसका नाम तुम लोग को नॉमिनेट करना पड़ेगा, एनसीएलटी को बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके 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 अब देखो तुम लोग ये सब भी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन द रेलिवेंट अकाउंट इन बैंकर्स बुक, अगर बैंक में कुछ रिकॉर्ड्स है तो वो रिकॉर्ड को भी तुम दे सकता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल डेट हैज एडजुडिकेटेड अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ डेट, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आया हुआ है जिसका आपने अपील अभी तक फाइल नहीं किया, जिसका अपील आपने फाइल नहीं किया, तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो वो भी आप दे सकते हैं, तो देखो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद फाइल कर सकता है या तो किसी के संग फाइल कर सकता है, जॉइंटली, सिंगली या फिर जॉइंटली फाइल कर सकता है। अपील किसको कर लेना पड़ेगा, अपील फाइल आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल डेट मतलब भैया लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट को फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। फाइनेंशियल डेट में उसको फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। अगर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है तो 100 या फिर 10% ऑफ डेट पर्टिकुलर क्लास विच एवर इज लेस। ओके या फिर जहां पे पर्टिकुलर क्लास में 10 नंबर से ज्यादा है तो उस केस में भी 100 या 10% विच एवर इज लेस। अगर कोई रियल एस्टेट अलॉटीज है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज कितना होना चाहिए, 100 नंबर या 100 नंबर ऑफ सच अलॉटीज या 100 ऑफ सच अलॉटीज या फिर टोटल 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज विच एवर इज लेस। उन लोग को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। उन लोग को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस with other documents, along with prescribed fees with other documents prescribed fees कितना होगा, 25,000 रुपया। कितना होगा, 25,000 रुपया प्रिस्क्राइब फीस होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, रिकॉर्ड आपने जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन द विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, वो एज एन एविडेंस काम करेगा, ठीक है। फिर आपको एक आईआरपी को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा। आईपीएस का लिस्ट ऑफ जैसे इन्फॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का जो आपका लिस्ट ऑफ आईपीज लोग है उसमें से एक आदमी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा आईपी रहेगा, ये मेरा आईपी रहेगा, और बताना पड़ेगा आपको एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी वो जो आपने नाम प्रपोज किया उसका क्वालिफिकेशन देखेगा, उसका क्वालिफिकेशन के बेस में वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है।
ओके। ठीक है। अब देखो फॉर्म वन में फाइल करते हैं ना, फॉर्म वन में, फॉर्म वन कुछ ऐसा लगता है, देखो फॉर्म वन कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है तुम्हारा एप्लीकेशन, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है तुम्हारा एप्लीकेशन। तो एडजुडिकेट अथॉरिटी के पास क्या टाइम है, 14 डेज का। 14 डेज के अंदर उसको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन एसर्टेन द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। वो देखेगा कि भैया सही में डिफॉल्ट है कि नहीं है। कैसे देख के, रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से एविडेंस को मंगाएगा, चेक करेगा कि हाँ ठीक है कि नहीं है, डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं भैया मेरे को कोई डिफॉल्ट लगता नहीं है, तो उसको रीजन इन राइटिंग देना पड़ेगा, रीजन इन राइटिंग देना पड़ेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एसरटेन करेगा कि सही में डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का जो आपने रिकॉर्ड दिया, एविडेंस दिया, वो एविडेंस को देख के वो पता करेगा कि भैया सही में डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ओके। अब बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी एंड जुग्गीलाल कमलापथ जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जेकेएल जूट, जेकेएल जूट मिल कंपनी लिमिटेड में ये डिसाइड हुआ था कि जो 14 दिन का टाइम है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब भैया एनसीएलटी उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है, ओके। अब देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि एनसीएलटी है, ठीक है, अगर उसको लगता है द डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड एंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट, देन देयर इज नो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज, इट में पास एन ऑर्डर एंड एडमिट सच एप्लीकेशन। अगर उसको लगता है कि हाँ डिफॉल्ट है, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ आयु, आयु का रिकॉर्ड देख के अगर उसको लगता है कि हाँ डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसका पेंडिंग नहीं है कोई दूसरा कोर्ट में, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा एप्लीकेशन को, क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन प्रोसीडिंग पेंडिंग है या फिर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है या फिर उसका डिफॉल्ट सही नहीं है, तो रिजेक्ट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा तो पहले रिजेक्ट करने के पहले उसको 7 दिन के पहले क्या करेगा, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन गिव अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अगर उसको कोई डिफेक्ट लगता है एप्लीकेशन में तो 7 दिन का टाइम देगा उसको रेक्टिफाई करने का। अगर 7 दिन में तुम रेक्टिफाई नहीं कर पाता है तो रिजेक्ट कर देगा, ओके। ओके। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विच मींस द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी। तो जिस दिन तुम्हारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है तुम्हारा क्लेम, क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है तुम्हारा क्लेम, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टाइमलाइन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, इट इज मैंडेटरी फॉर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू कम्युनिकेट द ऑर्डर विद इन 7 days ऑफ डिसीजन ऑफ एडमिशन ऑफ सच क्लेम, ठीक है। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट कर लेता है ये क्लेम, हाँ ठीक है भैया तुम्हारा क्लेम एडमिट करते हैं, तुम्हारा सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 दिन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, उस डिसीजन के 7 दिन के अंदर में तुमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी। अगर रिजेक्ट कर देते हो तो भी 7 दिन के अंदर में तुमको रिजेक्शन का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, रिजेक्शन का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ओके। अब इसको एक एक करके हम लोग लिखेंगे, लिखते लिखते आप लोग को और समझ में आ जाएगा। चलो, ओके। चलो फाइनेंशियल क्रेडिटर लिखेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर, to whom a financial debt is owned and also include a legal assignee।
लीगल असाइंड पर्सन, ठीक है। अगर किसी को आपने लीगली असाइन कर रखा है वो डेट, तो वो भी आदमी उसमें इंक्लूड होता है, वो भी आदमी उसमें इंक्लूड होता है। ओके, फाइनेंशियल डेट क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंशियल डेट? फाइनेंशियल डेट means a debt along with interest। इंटरेस्ट इंक्लूड करके डेट, डेट और इंटरेस्ट दोनों को साथ में बोला जाता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स। मनी बोरोड विथ इंटरेस्ट, एनी क्रेडिट फैसिलिटी। इशू ऑफ बॉन्ड्स, नोट्स, लोन स्टॉक्स एटसेट्रा। लीज और हायर परचेज एग्रीमेंट। एनी रिसीवेबल्स और बिल डिस्काउंटेड। एनी गारंटीज और इंडेमनिटी बॉन्ड्स। एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। या फिर क्या, रियल मनी रिसीव्ड, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम रियल एस्टेट अलॉटीज। उन लोग को भी इसमें डाल दिया गया, ठीक है। रियल एस्टेट अलॉटीज को भी इसमें डाल दिया गया। तो ये सब क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल डेट। ये सब क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल डेट। अब लिखो हु कैन फाइल। ठीक है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, खुद और या फिर दूसरे के संग मिलके भी कर सकता है। एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज नोटिफाइड बाय सीजी। अगर सीजी नोटिफाई करता है तो सीजी के नोटिफाई करने के हिसाब से जो आदमी को नोटिफाई किया वो, ठीक है। और वेयर फाइनेंशियल डेट ठीक है इज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, इज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। फाइनेंशियल डेट क्या है? सिक्योरिटी के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है।
अगर फाइनेंशियल डेट सिक्योरिटी के फॉर्म में है, ठीक है, अगर सिक्योरिटीज के फॉर्म में है जैसे बॉन्ड्स डिवेंचर्स ये सब है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और डिपॉजिट्स वेयर अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड, ट्रस्टी अपॉइंट होना जरूरी है, ठीक है, एज पर अग्रीमेंट, ओके, या फिर इन सच क्लास वेयर नंबर ऑफ क्रेडिटर इज ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर देन 10। ये दो केस में अगर आपने सिक्योरिटीज इशू कर रखा है, डिपॉजिट्स ले रखा है और एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर रखा है, मतलब वही डिबेंचर्स विबेंचर्स इशू कर रखा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 10 से ज़्यादा है, ठीक है, तब तुमको एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, तब कौन फाइल करेगा, जॉइंटली बाय एटलीस्ट 100 of such creditors or 10% of such class of creditors, whichever is less, ठीक है। अगर कोई आपने सिक्योरिटी लिया है या डिपॉजिट लिया है और एक ट्रस्टी अपॉइंट किया है, अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल डेट है और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स अगर आपका या फिर 10 से ज़्यादा है या फिर क्या है नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 10 से ज़्यादा है, तो दोनों केस में आपका 100 होना चाहिए या फिर 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर 100 ही है तो उसका 10% क्या हो जाएगा, उसका 10% 10 हो जाएगा, तो 10 आदमी लोग को एक संग फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर allottees टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तभी भी आपका वही है, 100 of such allottees और 10% of total allottees, वही बात हो गया, विच एवर इज लेस। इफ financial debt due is greater than equals to 1 crore, then application shall be filed with adjudicating authority, that is NCLT, ओके। आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, दैट इज एनसीएलटी, एनसीएलटी आपका इस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ओके। हाउ एन एप्लीकेशन shall be filed, the application shall be filed
either singly, jointly, or by legal assignee along with fees plus डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, फीस जमा करना पड़ेगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. फीस देना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. ओके, द असाइनी shall also file a copy of assignment. एक असाइनमेंट का कॉपी भी देगा ना, उससे प्रूफ कैसे होगा कि भैया उसको असाइन हो गया है. ठीक है, द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन shall also be served to the registered office of corporate debtor. कॉर्पोरेट डेटर का रजिस्टर्ड ऑफिस में भी आपको एक कॉपी ऑफ असाइनमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर और बाय हैंड और बाय ईमेल. ओके, एक कॉपी आपको उसको भी देना पड़ेगा. ठीक है, फीस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट और कोड इज ₹25,000. पेबल इन फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर MCA. ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर MCA या तो मुंबई या तो दिल्ली या तो कोलकाता या तो चेन्नई. ठीक है, तुम किसी के भी फेवर में, मतलब ये ऑफिस के फेवर में तुमको देना पड़ेगा. फीस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट और कोड इज 25,000. ठीक है, 25,000. ओके, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स shall be shall be filed along with application. Record of default recorded with IU. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड है कि नहीं. ठीक है, एज एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, कि भैया डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आईयू में रिकॉर्डेड होना चाहिए. क्या होना चाहिए, आईयू में. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो कि सारा डेटा कलेक्ट करता है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ओके, द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल proposed act as interim resolution.
ठीक है, वो इंटरिम प्रोफेशनल रहेगा। ठीक है, वो आपको प्रपोज करना पड़ेगा। नाम क्या करना पड़ेगा आपको? प्रपोज करना पड़ेगा कि देखो भैया मेरा आईआरपी ये आदमी रहेगा। ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक। बैंक का बुक में जो एंट्रीज है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। ठीक है। एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल वेयर टाइम लिमिट ऑफ अपील हैज एक्सपायर्ड। अब अपील आप नहीं कर सकते, अपील का टाइम एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो ये सारा कॉपी आप लोग को देना पड़ेगा। ये सारा कॉपी क्या करना पड़ेगा आप लोग को? ये सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। आयु के संग जो इन्फॉर्मेशन आपका रिकॉर्डेड है उसका एक कॉपी देना पड़ेगा। नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बताना पड़ेगा जो आप लोग का इंटरिम एक्ट करेगा। कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक और एनी अदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एनी अदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, एनी अदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ओके। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन after ascertaining the existence of default। कि सही में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ वो जानेगा, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। विद इन 14 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, 14 दिन के अंदर में वो क्या कर सकता है? या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। 14 दिन के अंदर में, 14 days का टाइम रहेगा। 14 days में दे कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ओके। इफ द default has occurred and no disciplinary proceedings pending against proposed आरपी, जो रेजोल्यूशन प्रोपोर्शनल का तुमने नाम प्रपोज किया है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ठीक है, क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल एडमिट द क्लेम। ठीक है। इफ डिफॉल्ट नॉट occurred or disciplinary proceeding is pending against proposed आरपी, तब क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा क्लेम, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द एप्लीकेशन। हाउएवर 7 days notice shall be given to rectify the default in application। अगर एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट है तो तुमको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि तुम उसको क्या कर दो? रेक्टिफाई कर दो। क्या कर दो? रेक्टिफाई कर दो। अगर तुम रेक्टिफाई कर देगा अपना क्लेम तो तुम्हारा क्लेम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है।
adjudicating authority shall communicate the acceptance or rejection within 7 days to corporate debtor and financial creditor. ठीक है, 7 दिन के अंदर में, जब एक्सेप्ट किया तो 7 दिन के अंदर में, रिजेक्ट किया तो 7 दिन के अंदर में क्या करोगे, आप उसको बता दोगे, आप उसको क्या करोगे, बता दोगे. ओके, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट shall be the date of admission of claim by adjudicating authority. ठीक है, जिस दिन तुम्हारा क्लेम एक्सेप्ट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उस दिन तुम्हारा इंसॉल्वेंसी कमेंस हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा इंसॉल्वेंसी क्या होगा, कमेंस हो जाएगा. ओके, ठीक है, डन. तो यहां तक देखिए हम लोग ने नोट्स लिखा दिया जबरदस्त तरीके से. ओके, और एक और पॉइंट लिख लीजिए, एप्लीकेशन किस फॉर्म में फाइल होता है, एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 1. एप्लीकेशन टू इनिशिएट CIRP shall be filed in फॉर्म 1. ठीक है, फॉर्म 1 में आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 25,000 फीस, अलॉन्ग विद सच अदर डॉक्यूमेंट, और एक आदमी का नाम आपको प्रपोज करना पड़ेगा हु विल एक्ट एज एन इंटरिम प्रोफेशनल. अगर उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है और तुम्हारा एप्लीकेशन एकदम सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा. तुमको रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा, IU के संग जो तुम्हारे डिफॉल्ट रिकॉर्डेड है उसका एक कॉपी देना पड़ेगा एज एन एविडेंस, बैंकर बुक का एंट्री भी देना पड़ेगा, बैंकर बुक का एंट्री भी देना पड़ेगा. फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखेगा कि भैया हाँ तुम्हारा एविडेंस है, रिकॉर्ड तुम्हारा ठीक है, दिखा रहा है कि हाँ डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा. रिजेक्ट करने के पहले 7 दिन का टाइम देगा जिससे तुम अपना रिकॉर्ड एप्लीकेशन को ठीक कर दे. अगर तुम नहीं ठीक कर पाएगा तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, 7 दिन के अंदर तुमको इन्फॉर्मेशन दे देगा. 14 दिन का टाइम रहेगा कि वो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले. 14 दिन का टाइम रहेगा, और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद 7 दिन के अंदर तुमको कम्युनिकेट भी कर दिया जाएगा. 7 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, तुमको कम्युनिकेट भी कर दिया जाएगा. ओके, ठीक है. और देखो फॉर्म 1 क्या रहता है, फॉर्म 1 एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर टू इनिशिएट CIRP प्रोसेस अंडर द कोड. तो कौन करता है फाइल, फाइनेंशियल क्रेडिटर. ठीक है, तो इसमें क्या क्या देना पड़ता है, पार्ट 1 में पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को देना पड़ेगा. अगर तुम्हारा 10 ठो एप्लीकेंट साथ में, 100 ठो एप्लीकेंट साथ में, तो सबको अपना अपना अलग अलग भरना पड़ेगा. फिर कॉर्पोरेट डेटर का डिटेल रहता है पार्ट 2 में. पार्ट 3 में रहेगा प्रपोज, जिसका नाम आप प्रपोज कर रहे हो, जो कि आपका IRP की तरह IRP एक्ट करेगा, उसका नाम, उसका डिटेल देना पड़ेगा. फिर फाइनेंशियल डेट का डिटेल देना पड़ेगा. फिर फाइनेंशियल डेट का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एविडेंस, ये सारा चीज़ देना पड़ेगा. फिर अटैच करना पड़ेगा कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटन कम्युनिकेशन की प्रपोज IRP जो है तुम्हारा, वो फॉर्म 2 में अपना रिटन कम्युनिकेशन देगा कि आपने इसको अपॉइंट किया है अपना एज एन IRP, तो उसका रिटन कम्युनिकेशन भी रहेगा. फिर आपने जो फीस दिया है उसका डिटेल रहेगा, प्रूफ कि उसका फीस का डिटेल रहेगा. ठीक है, फिर अदर डिटेल जो आप दोगे वो सारा डिटेल रहेगा. ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, सबसे पहले पार्ट 1 में एप्लीकेंट का डिटेल रहेगा, जो आपका अप्लाई कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर का डिटेल रहेगा. नंबर 2 में कॉर्पोरेट डेटर का डिटेल रहेगा. नंबर 3 में प्रपोज CIRP का, प्रपोज IRP का इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का डिटेल रहेगा. नंबर 4 में फाइनेंशियल डेट का डिटेल रहेगा. नंबर 5 में उसका प्रूफ रहेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेगा, उसका एविडेंस रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड का प्रूफ उसमें दिखाना पड़ेगा. फिर नंबर 5 में सारा अटैचमेंट रहेगा, जो अटैचमेंट रहेगा. ओके, नंबर 6 में अटैचमेंट रहेगा. तो ये आपका फॉर्मेट है, ये क्या है, आपका फॉर्मेट है फॉर्म 1 का, फॉर्म 1 का फॉर्मेट है. ओके, अब देखो कुछ केस स्टडी करना है. देयर आर 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर, AM बैंक, BN Financial Institution, CP Bank of XYZ Limited. An application for initiating CIRP has been made against XYZ as it has been made default in repayment of debt of AM Bank of 70 lakh, BN Financial Bank of 50 lakh. However, there is no default in repayment of due to CP Bank.
having outstanding of 30 lakh. Answer the following queries. Can CIRP insolvency process be initiated against XYZ Limited? बोला XYZ Limited तीन आदमी लोग से लोन लिया है, एक है AM बैंक, एक है BN फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक है CP बैंक. तो वो AM बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा है 70 लाख का, BN का पैसा नहीं दे पा रहा है 50 लाख का, लेकिन CP बैंक जो है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो भी 30 लाख रुपया ओन करता है. तो क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग लोन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? हाँ कर सकता है, बिकॉज जो आपका एम बैंक है उसका ड्यू कितना है 70 लाख का, और बीएन का कितना है 50 लाख का, दोनों मिला के कितना हो गया 1.2 करोड़. तो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग दोनों जन ज्वाइंटली फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, क्योंकि वो लोग का अमाउंट ड्यू कितना है 1 करोड़ 20 लाख. ओके, क्योंकि सेक्शन 7(1) क्या बोलता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन फाइल द एप्लीकेशन. देयरफॉर जॉइंट एप्लीकेशन इज परमिटेड. दोनों का मिला के ड्यू कितना है 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, विल बी क्लब टुगेदर. कैन सीपी बैंक इनिशिएट CIRP प्रोसेस? Yes, CP Bank can also initiate CIRP process provided that for this purpose a default includes a default in respect of financial debt owned not only to applicant financial creditor but also to other financial creditor. तो बोला जा रहा है कि ना देखो, तुम्हारा अमाउंट ड्यू किसके पास था, तुम्हारा अमाउंट ड्यू किसके पास था, एएम बैंक के पास, और बीएन बैंक का पैसा ड्यू था, तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया. लेकिन सीपी बैंक का अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, सीपी बैंक का ड्यू होगा आगे जाके, ठीक है. तुमने एएम और बीएन का नहीं किया, उसने इनिशिएट कर दिया फाइनेंशियल ड्यू, उसने इनिशिएट कर दिया CIRP प्रोसेस. अब सीपी बैंक भी क्या कर सकता है, उन लोग के संग पार्ट ले सकता है, उन लोग के संग अप्लाई कर सकता है, उन लोग के संग क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है. क्योंकि फाइनेंशियल डेट एक आदमी को ड्यू है, 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर को ड्यू है, तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, और अदर आदमी लोग को भी ड्यू है, अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ सकता है, ठीक है. That means due in respect of default in respect of financial debt owned not only to the applicant financial creditor but also to other. तो applicant जो है अगर उसको ड्यू है, सपोज मेरा AM बैंक में 70 लाख बाकी था जो मैंने नहीं दिया, BN बैंक में 50 लाख बाकी था जो मैंने दिया, CP बैंक में अभी अभी लोन उठाया है जो कि ड्यू नहीं हुआ है, कितना लाख का 30 लाख का. ये दोनों आदमी लोग अप्लाई कर लेता है, ये दोनों लोग आदमी लोग अप्लाई कर देता है CIRP के लिए, ठीक है. अब सीपी बैंक जो कि अप्लाई नहीं किया था, लेकिन वो भी अब आ जाएगा, वो भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी अब CIRP प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है CIRP प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है, ठीक है. वेदर एएम बैंक एंड बीएन बैंक हैव टू फाइल अ जॉइंट एप्लीकेशन और दे कैन फाइल इंडिविजुअली, ठीक है. वो लोग इंडिविजुअली भी फाइल कर सकता है और जॉइंटली भी फाइल कर सकता है, अलग अलग भी फाइल कर सकता है, साथ साथ भी फाइल कर सकता है, ठीक है. वेदर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. बोल रहा है कि अगर एएम बैंक ने और बीएन बैंक ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, तो क्या वो लोग इनिशिएट कर सकता है क्या CIRP प्रोसेस, ठीक है. देखो, इट इज ओनली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड रेजोल्यूशन हु आर एलिजिबल टू प्रेजेंट द सेम. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है. Entry number 5 and 6 of Form 1 mandates that financial creditor to submit the name and address of the person authorized to submit an application. तो financial creditor को क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा और एड्रेस देना पड़ेगा जिस आदमी को तुमने ऑथराइज किया एप्लीकेशन फाइल करने के लिए. द पर्टिकुलर शैल बी साइंड बाय पर्सन ऑथराइज टू एक्ट. सिमिलर प्रोविजन इज मेड फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑल्सो, ठीक है. एवरी पेटिशन एप्लीकेशन इज केवेट इंटरलॉटरी एप्लीकेशन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने उसको ऑथराइज किया है, आपने उसको ऑथराइज किया है टू फाइल एन एप्लीकेशन. अगर आपने वो प्रूफ दे दिया कि हाँ आपने ऑथराइज किया उसको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो वो कर सकता है, ठीक है. तो क्या कर सकता है, ठीक है, फाइल. इसको भी लिख लेते हैं, चलो खत्म करते हैं. एग्जाम्पल्स. Messrs XYZ Limited has taken loan from AM Bank 70 lakh, BN Financial Institution 50 lakh, CP Bank 30 lakh. Messrs XYZ Limited has defaulted in payment of financial debt to AM Bank and BN Financial Institution, ठीक है. Can AM Bank and
PN फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनिशिएट CIRP, ठीक है, क्या वो लोग दोनों इनिशिएट कर सकता है CIRP? आंसर होगा यस। एज टोटल अमाउंट ड्यू टू बोथ financial creditor is greater than 1 crore, that is 70 lakh plus 50 lakh, 1.2 crores. They can file application either singly और jointly, ठीक है, साथ साथ भी फाइल कर सकता है, अलग अलग भी फाइल कर सकता है, ठीक है। कैन CP बैंक इनिशिएट CIRP 2? आंसर होगा यस। एज डिफॉल्ट इज नॉट एप्लीकेबल only to applicant financial creditor but also to other financial creditor. सपोज मान लो 7 आदमी का लोन ड्यू है, उसमें से खाली 3 आदमी अप्लाई किया, तो बाकी 4 आदमी भी ज्वाइन कर सकता है, बाकी 4 आदमी भी क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। कैन समवन विथ पावर ऑफ अटर्नी can file CIRP? Yes, if they have been legally assigned, ठीक है, अगर वो लोग लीगली असाइंड है तो वो लोग फाइल कर सकता है, ठीक है। ओके, डन डन। तो ये पूरा फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे अपना लोन प्रोसेस फाइल करेगा, पूरा फाइनेंशियल क्रेडिटर का हम लोग ने लिख दिया कि कैसे एक फाइनेंशियल क्रेडिटर लोन फाइल कर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर का पूरा प्रोसेस हम लोग ने लिख लिया है, ठीक है, पूरा प्रोसेस हम लोग ने फाइनेंशियल क्रेडिटर का लिख लिया है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से हम लोग ने पूरा फाइनेंशियल क्रेडिटर का प्रोसेस लिख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशनल क्रेडिटर का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर का लिखेंगे। जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे भी। थैंक यू वेरी मच।